बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 18 जून को रमजानुल मुबारक के महीने में पाकिस्तान ने इंग्लैंड में जीती और मुझे उस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को कवर करने का इत्तफाक भी हासिल हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का यादगार तरीन दिन, आपको तो इल्म है जो क्रिकेट से मोहब्बत रखते हैं कि क्रिकेट की तारीख में, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में 3 दिन बड़े यादगार हैं। एक 25 मार्च 1992 जब पाकिस्तान ने इमरान खान की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड की टीम को हराकर, और फिर उसके बाद 21 जून 2009 जब यूनुस खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर श्रीलंका को वर्ल्ड टी20 के फाइनल में शिकस्त देकर वर्ल्ड टी20 जीतने का एजाज हासिल किया। और अब 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने पहली मर्तबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने का एजाज हासिल किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की फतह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐसी ऑक्सीजन की हैसियत रखती है कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की की राहों की तरफ गामजन हो सकती है। लेकिन सितम ज़रीफी ये देखिए कि आइंदा 3 महीने तक यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में कहा जा रहा है कि एक गैर मुल्की टीम वर्ल्ड 11 जो है वो पाकिस्तान आ रही है, लेकिन 3 महीने तक पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के बाद वेस्ट इंडीज चली गई है जहां वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेल रही है। साउथ अफ्रीका की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के बाद इंग्लैंड में ही है, अब वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेगी। श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे के मध्य मुकाबिल होगी, लेकिन पाकिस्तान कहां जाएगा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बाज लोग इस पाकिस्तान की फतह का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से हमारे दामन में ये कामयाबी आई, जबकि सुपर लीग का एक परफॉर्मर हसन अली जो था वो पाकिस्तान की इस टीम में शामिल था। बहुत सारी चीजें क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत आ जाते हैं, कहते हैं ना कि जब हारते हैं तो सब गायब हो जाते हैं और जब जीतते हैं तो सब फतह का ताज अपने सर पर सजाने की कोशिश करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे अहम मसला यह है कि वो लोग कि जो क्रेडिट ले रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग का, आखिर पाकिस्तान सुपर लीग में 10 फरवरी को जो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया वो किस करवट बैठेगा, कहां जा रहा है वो स्कैंडल। आज 30 जून हो चुकी है और अब तक स्पॉट फिक्सिंग का मामला जो है वो हवा में। बड़े बुलंदो बांग दावे किए जा रहे थे कि हमारे पास ठोस सबूत है, खिलाड़ियों को हम इबरतनाक सजा देंगे, कहां चले गए वो दावे। इस पर आज हम पहले सेगमेंट में, 2 सेगमेंट्स में इस पर हम बात करेंगे। और अगर आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कराची से बाहर के व्यूअर्स कराची का कोड 021 डायल करके 35803817 पर कॉल करें और कराची के व्यूअर्स 35803817 पर कॉल करें। हमारा ट्विटर का एड्रेस भी आपको नजर आ रहा होगा, ईमेल एड्रेस भी, फेसबुक का एड्रेस भी। आज हमने ट्विटर पर आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आप बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के जरिए ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम जीतने में कामयाब हुई, क्योंकि पीएसएल तो 20 ओवर्स का टूर्नामेंट था, ये चैंपियंस ट्रॉफी तो 50 ओवर्स का टूर्नामेंट था। आप अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएं, हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है पाकिस्तान सुपर लीग के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से। सबसे पहले ये पैकेज देख लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल अब तक किसी करवट नहीं बैठ सका। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन अब तक फैसले के इंतजार में हैं, लेकिन फैसला है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। 10 फरवरी को जब पीएसएल में ये स्कैंडल सामने आया तो उस वक्त तहकीकात जोरों शोर से शुरू हुई। एक के बाद एक खिलाड़ियों के नाम सामने आने लगे। शर्जील खान, खालिद लतीफ, नासिर जमशेद, मोहम्मद इरफान, शाहजेब हसन और मोहम्मद नवाज एक एक करके मुअत्तल हो गए। उसके बाद से अब तक तहकीकात जारी हैं और फैसले का इंतजार बढ़ता जा रहा है। खालिद लतीफ के वकील बदर आलम ने पीसीबी पर इस पूरे मामले में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि खिलाड़ियों की निगरानी क्यों नहीं की गई और बुकी की गिरफ्तारी के हवाले से इक़दामात क्यों नहीं किए गए। बदर आलम अपने मौक्किल के हवाले से मुकम्मल तौर पर पुरुमीद हैं और कहते हैं कि पीसीबी के पास एक भी सबूत नहीं है। खालिद लतीफ के वकील के साथ साथ शर्जील खान के वकील शहगान एजाज भी अपने मौक्किल की तरफ से मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इजहार करते नजर आते हैं। शर्जील खान को पीसीबी ने वादा माफ गवाह भी बनाना चाहा, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। इस केस के दीगर किरदार नासिर जमशेद और शाहजेब हसन की तरफ से मुकम्मल खामोशी छाई हुई है। इन पूरे मामलात के बावजूद नजम सेठी पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की फतह का क्रेडिट पीएसएल को देते हैं, मगर दूसरी तरफ पीएसएल में ही शामिल की जाने वाली मुल्तान की टीम
पर भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। क्रिकेट हलकों की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट के इन हालात पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर जा रही है और इसका जिम्मेदार कौन है। जी, पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर जा रही है और इसका जिम्मेदार कौन है। ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल जो है ये यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐसा बदनुमा दाग है, एक स्याह दाग है कि अगरचे हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए लेकिन अभी तक इस स्कैंडल में हम फंसे हुए हैं। और जिस तरह आपने पैकेज में देखा कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर खालिद लतीफ़ जो वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, ये वही खालिद लतीफ़ थे जब 2004 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता तो ये पाकिस्तान की फातेह टीम के कप्तान थे। वहाब रियाज भी उस टीम में थे, कई खिलाड़ी उस टीम में थे। तो खालिद लतीफ़ के वकील बदर आलम एडवोकेट जिनका ताल्लुक कराची से, उन्होंने बड़े पुरजोर अंदाज से अपना मौक़िफ़ पेश किया, बीच में वो उन्होंने बॉयकॉट भी किया। अब क्या सूरत हाल है इस पर हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर खालिद लतीफ़ के वकील बदर आलम एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम बदर आलम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बदर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि बाज लोग ये कह रहे थे कि आपने जो कार्रवाई का बॉयकॉट किया, आप लाहौर हाई कोर्ट चले गए, कि आपने ट्रिब्यूनल की हैसियत को चैलेंज किया। अब उसके बाद कल जो अभी एक आध दिन पहले जो हियरिंग हुई है उसमें आप पेश हुए और क्या सूरत हाल कहां तक जाती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, एक मुसल्लमा उसूल है इंसाफ और कानून का कि अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल या सिविल केस है तो जज उसमें वो नहीं हो सकता जिसका ताल्लुक जो है वो प्रोसिक्यूशन से हो या कंप्लेनेंट से हो। हमारा यही मौक़िफ़ था और ये बिल्कुल सही है और कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है कि जो लोग ट्रिब्यूनल में बैठे हुए हैं वो पीसीबी के अपने लोग हैं। अच्छा। मसलन जनरल तौकीर ज़िया साहब जो हैं वो चेयरमैन रह चुके हैं, वसीम बारी साहब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं और जो असगर हैदर साहब हैं रिटायर्ड जस्टिस वो पीसीबी के लीगल एडवाइजर रह चुके हैं। अब ये कितनी मजे का खेल बात है कि एक लीगल एडवाइजर जो है वो बैठा हुआ है जज बन के और दूसरा लीगल एडवाइजर जो है पीसीबी का वो प्रोसिक्यूटर बना हुआ है। तो ये इंसाफ और कानून के उसूलों के खिलाफ है। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे खिलाफ जो है अगर आपके कोई इल्जामात हैं तो उसकी ट्रायल ना करें, लेकिन इंसाफ और कानून पाकिस्तान के कानून के मुताबिक करें। सही। आप उस कानून के मुताबिक ना करें जिसको आप कानून कह रहे हैं, वो कानून नहीं है। जो एंटी करप्शन कोड है पीसीबी का, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि ये चेयरमैन की सेटिस्फेक्शन होगी कि जुर्म हुआ है या नहीं हुआ, या इल्जाम हम लगाएंगे और आप अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। ये सब कुछ जो है वो इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं है। अच्छा, कता कलामी होती है बदर आलम साहब, कता कलामी होती है। ये बताइए कि आप लोगों ने पीसीबी का जो एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह हैं, जो कि सिक्योरिटी के सरबराह हैं, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आजम, उन पर भी इल्ज़ाम आयद किया है कि उनको 3 दिन पहले पता था और उन्होंने नहीं बताया। तो उस इल्ज़ाम के हवाले से आप समझते हैं कि आप अपना ये केस जो है और ज्यादा मजबूत अंदाज से आगे की जानिब लेकर जाने में कामयाब हो सकेंगे? जी, हमारा केस बहुत मजबूत है। पहली बात तो यह है कि जो इल्जाम लगाता है वो साबित करता है और पीसीबी के पास कोई शहादत, कोई एविडेंस नहीं है कि कोई पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कोई जुर्म हुआ है। एक ऑडियो तो आई थी मंजर आम पर, नासिर जमशेद और खालिद लतीफ की गुफ्तगू की ऑडियो, उस ऑडियो की कोई कानूनी हैसियत है बदर आलम साहब? जी, कोई हैसियत नहीं है। देखिए, जब दो दोस्त आपस में बात करते हैं और एक दोस्त ही कहे कि मैं तुम्हारे पास एक साहब को भेज रहा हूँ जो तुम्हारे फैन है, उनसे मिल लो, और वो खालिद लतीफ उनसे मिल लेते हैं, तो ये कौन सा जुर्म है जनाब? ये कहाँ का जुर्म है? अच्छा। और स्पेशली यानी जब 9 फरवरी को खालिद लतीफ ने खेल में हिस्सा ही नहीं लिया, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हुई, वो पीसीबी ये कहता है कि कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई, कि कोई जो डील हुई थी वो इम्प्लीमेंट होती नजर आई, उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर आया पीसीबी को? देखिए, कोई डील नहीं हुई है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ की मंगवा लें जो खालिद लतीफ ने इंटरव्यू दिया है। जो बुनियाद है पीसीबी के केस की वो ये है कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में जो है वो इस बात को एडमिट किया है कि मैं पीसीबी मैंने उससे कोई उसका जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट किया। ये बिल्कुल सरासर झूठ है।
अच्छा, आप वो वीडियो उठाकर देख ले, खालिद लतीफ ने बार बार ये बात कही है हाँ, कि मैं अपने मुस्तकबिल को तबाह करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। सही। और मैंने पीसीबी को बता दिया कि ये एक साहब आए थे, और मैंने ऑफर किया पीसीबी को, कर्नल आजम को ऑफर किया कि मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ, अच्छा, आप उसे गिरफ्तार कराइए। तो क्यों नहीं किया? इन्होंने क्यों नहीं किया? आप तो इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मिला हुआ है, क्या ये बात दुरुस्त है? जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं 100% वो इस गेम में मुलविस है। उसका सबूत ये है कि जब इन्हें 3 दिन पहले ये पता था, जो ये इन्होंने ये कहा कि हमें 6 फरवरी को पता चल गया था कि एक बुकी आ रहा है, तो इन्होंने प्लेयर्स को क्यों नहीं बताया कि एक बुकी आ रहा है, होटल से नहीं निकलना, किसी से नहीं मिलना, और जब बुकी आए तो उसे ट्रैप करके वो तो कहते हैं हम रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। जी बिल्कुल, गिरफ्तार करना चाहिए था। नहीं, वो प्लेयर को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे डील करते हुए। नहीं, वो प्लेयर को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं जनाब? जब कोई सब इस तरह से कोई आएगा और आकर मिलेगा, उसे ये नहीं पता होगा ये है कौन। अच्छा, मैं बदर आलम साहब, कता कलामी, अभी जो खबर हमारे पास आई है कि जो आपने चैलेंज किया था पीसीबी ट्रिब्यूनल के सरबराह की हैसियत को, और वो जो एक डिसिप्लिनरी कमेटी थी जिसके सामने आप कल पेश हुए, उसने आपकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और अब आपको जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर की सरबराही में कायम करदा 3 रुकनी ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना पड़ेगा। जी, अभी हमें उस ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, आपके चैनल से हमें पता चला है। हम उस ऑर्डर को पढ़ेंगे और उसके जो कानूनी यानी मुजबरात हैं या उसके इफेक्ट्स हैं उसका हम जायजा लेंगे और आइंदा जो हमारा लाएअमल है उसको तय करेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वक्त कम है, मुझे ये बताइए बदर आलम साहब, किस करवट ये ऊंट आपको बैठता नजर आता है? पाकिस्तान की बड़ी जगहसाई हो गई, 10 फरवरी को स्कैंडल सामने आया, अभी तक कोई ज्यादा पेशरफ नहीं हो सकी और आप उम्रे पे तशरीफ ले गए, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स आप यूज कर रहे हैं। आप इस बात को इसको डिनाई करते हैं या आप समझते हैं कि हमने कोई डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए? एक सिंगल जो डेट ऑफ हियरिंग है उस पर किसी पर हमने एडजर्मेंट नहीं ली। हर केस पे हम हाजिर हुए, केस को प्रोसीड किया। मैं उम्रे पर गया हुआ था तो इन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में केस को प्रोसीड किया, एविडेंस रिकॉर्ड की। ये कितनी यानी नाइंसाफी वाली बात है। सही, ठीक है। अब अगर ये आइंदा के लिए जहां तक इसका सवाल है कि इसका होगा क्या, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, हमने जो इनके एंटी करप्शन कोड है उनको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कि ये इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं है, ये लॉ नहीं है, इसके मुताबिक प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमें लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और इनके सारे जो इल्जामात हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया बदर आलम एडवोकेट साहब, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर खालिद लतीफ के वकील, वो हमसे बात कर रहे थे। वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें मुलविस नजर आता है। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि तफज्जुल रिजवी साहब को भी ऑनलाइन लिया जाए, पीसीबी के कानूनी मुशीर, क्योंकि उन पर भी एतराज उठाया बदर आलम एडवोकेट ने। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की खालिद लतीफ के वकील जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं बदर आलम एडवोकेट से, और उनका ये मौक़िफ़ था कि जनाब कानून के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। लेकिन जब हमने उनको बताया, जब उनसे हम बात कर रहे थे कि आपकी अपील मुस्तरद कर दी, आइंदा क्या लाहे अमल होगा, क्योंकि उन्होंने ट्रिब्यूनल के सरबराह की हैसियत को चैलेंज किया था, उन्होंने कहा कि हम अपना आइंदा लाहे अमल जो है वो आइंदा एक आध दिन में इस हवाले से तय करेंगे। एक जानिब खालिद लतीफ़ हैं तो दूसरी जानिब शर्जील खान है, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी अपने टेस्ट डेब्यू में, उसके अलावा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लोग कहते हैं कि खालिद लतीफ की तरह शर्जील खान बड़े जारहाना अंदाज से खेलते हैं, पाकिस्तान ने उनको खो दिया। शर्जील खान भी अपना केस, अब वो बजाय क्रिकेट मैदानों में खेलने के अदालतों में खेल रहे हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपने वकील शहगान एजाज एडवोकेट के हमरा हाजिर हो रहे हैं। और बीच में यह खबर भी आई थी कि शर्जील खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था ट्रिब्यूनल से कि उन्हें हम बादा माफ गवाह बनाना चाहते हैं या हम उन पर जिरा करना चाहते हैं, तो उस चीज को मुस्तरद कर दिया ट्रिब्यूनल ने। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है शर्जील खान के वकील शहगान एजाज एडवोकेट साहब, इनसे हम
हम बात करते हैं कि मामला कहां तक पहुंचा है शर्जील खान के केस का। अस्सलाम वालेकुम शहगान साहब। जी वालेकुम सलाम जी। शहगान साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बदर आलम एडुकेट से बात की, हम आपके बाद बात करेंगे तफज्जुल रिजवी साहब से भी, लेकिन ये बताइए कि इसमें कहां तक सदाकत है कि बाज़ जगह ये खबरें आई, अखबारात की जीनत भी बनी कि शर्जील खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वादा माफ गवाह बनाना चाहता है, जिसे ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दिया। इसमें कोई सदाकत है या ये महज उड़ी उड़ाई खबरें थी? देखिए, वादा माफ गवाह कहना तो शायद मुनासिब ना हो, लेकिन इसमें जो सूरत हाल वो ये थी कि हम ये समझते हैं कि ये हर पार्टी का, हर फरीक का हक होता है कि वो किसको अपने गवाह के तौर पे पेश करे और किसको ना करे। तो पीसीबी का यानी दूसरे फरीक का ये कहना कि एक फरीक का दूसरे फरीक को कहना कि आप अपनी गवाही में खुद पेश हो या किसी और को पेश करें, ये बिल्कुल नामुनासिब है। या ये चीज ना दीवानी मुकदमात में ना फौजदारी मुकदमात में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये नहीं होता। ये हर पार्टी का अपना राइट होता है कि वो किसी मुकदमे में खुद पेश होना चाहे या ना चाहे। अच्छा, तो पीसीबी का ये कहना कि शर्जील खान को बुलाया जाए ताकि हम उस पर जिरा करें, ये इस चीज को साबित करता है कि पीसीबी ये समझता है कि उनके पास जो सबूत हैं, जो उन्होंने ट्राइब्यूनल के सामने पेश किए हैं, वो नाकाफी हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये उनके रवैये से, उनके एक्शन से वो खुद कह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं शहगान साहब, ये केस चलते ही चला जा रहा है? बड़े बुलंदो बांग दावे हुए थे 10 फरवरी को जब ये मामला मंजर आम पर आया था। मैं खुद वहां दुबई में मौजूद था और कहा बस खिलाड़ियों को निशाने इबरत बना देंगे, ठोस सबूत है। आप तो वकील हैं, आप तो मुख्तलिफ मुकदमात लड़ते रहे, आप समझते हैं ये मामला ये तूल से तूल, तवील से तवील तर होता जा रहा है और तूल पकड़ता जा रहा है? नहीं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये शर्जील खान के केस के अंदर पीसीबी जो है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है और पीसीबी जो है पिछले 1.5 माह से ये कोशिश कर रहा है कि इस पे फाइनल बहस ना हो। पहले उन्होंने एक दरखास्त दी कि जी नेशनल क्राइम एजेंसी ने कोई तहकीकात करनी है और उन तहकीकात को ट्राइब्यूनल के सामने पेश करने की इजाजत दी जाए। वो तहकीकात क्या है, वो फाइंडिंग्स क्या है, वो उनको खुद इल्म नहीं था। वो उनकी दरखास्त ट्राइब्यूनल ने खारिज कर दी। फिर उन्होंने एक और दरखास्त दी कि जी शर्जील खान को सम्मन किया जाए, हम उस पर जिरा करना चाहते हैं। वो दरखास्त भी उनकी खारिज हो गई। यानी ये सारी चीजें ये शो कर रही हैं कि वो चाहते हैं कि मुकदमे का फैसला ना हो, क्योंकि जो शहादत, जो सबूत उन्होंने ट्राइब्यूनल के सामने पेश किए हैं, मैं ये समझता हूं कि वो उससे खुद भी मुतमिन नहीं। अच्छा, लेकिन आपने जिस अंदाज से माशाल्लाह आपने बड़े जिसे कहना चाहिए कि बेहतर अंदाज से अपने मौकिल का मौक़िफ़ पेश किया है, कितने पुरुम्मीद हैं शहगान साहब आपके, जब ट्रिब्यूनल का फैसला आए तो आपका मौकिल जो है वो आपको बरी होता हुआ नजर आए इस पूरे मामले से? देखिए, हम इसमें बिल्कुल पूरी तरह पुरुम्मीद हैं और हम समझते हैं कि जो ट्राइब्यूनल है वो कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला करेगी। और हम समझते हैं कि अगर इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और कानूनी नुक्ते निगाह से देखा जाए तो हम समझते हैं कि हम इस वक्त मजबूत पोजीशन में हैं। अच्छा, और पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह फैसला हमारे फेवर में होगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शहगान एजाज साहब, शर्जील खान के वकील, वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। इससे पहले हमने बदर आलम एडुकेट का मौक़िफ़ भी लिया और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी साहब, जो इस केस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तफज्जुल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। तफज्जुल साहब, आप शायद सुन रहे हो गुफ्तगू, शहगान एजाज साहब कह रहे थे कि पीसीबी के पास लगता है कोई सबूत नहीं है, इसी वजह से उन्होंने कहा कि जी हमारे मौकिल शर्जील खान को वो जिरा के लिए बतौर गवाह पेश करना चाहते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल ने आपकी इस दरखास्त को रद्द कर दिया। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आप ये केस लड़ रहे हैं, बड़े पुराने, आप एक तवील अरसे से क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता भी रहे हैं, आपकी क्या राय है? क्या दोनों वकला जो है वो अपने मौकिल को बचाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ठोस सबूत मौजूद है और ये ऊंट किसी करवट बैठने जा रहा है? देखिए, सबूत तो जो है वो ओवरवेलमिंग सबूत मौजूद है। अच्छा, और जहां तक शर्जील खान साहब को बुलाने की बात थी, वो इसलिए जरूरी था कि सिर्फ किसी को सजा देना मकसद नहीं है या मामले की तह तक पहुंचना मकसद है। तो शर्जील खान साहब, ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो रुपोश हो गए और अब वो किसी हेयरिंग पे भी नहीं आते। तो हम सिर्फ ये चाहते थे कि वो आके तमाम सवालों का जवाब दें और ये जो पूरी इसकी तह तक पहुंचा जाए कि किस तरह ये सारी स्पॉट फिक्सिंग हुई और किस तरह उन्होंने सारा कुछ किया। जो पीसीबी के पास अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सबूत, सारी चीजें मौजूद हैं। ये तो सिर्फ इसलिए था कि कल को वो जाके अदालत में ये ना कहे कि जी मैं तो पेश होना चाहता था, मुझे एम्पल मौका नहीं दिया गया। अब वो एटलीस्ट अदालत में जाके कल को जब अपील में जाएंगे तो ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे मौका नहीं दिया गया, अपना मौका पेश करने की टाइम नहीं दिया गया। अच्छा, सबूत तो इतने ज्यादा मौजूद है कि 90% तो
शर्जील खान साहब इंटरव्यूज में चीजें मान चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, वो बुकी से मिलना भी मानते हैं, बुकी से डिस्कस करना भी मानते हैं फिक्सर के साथ। वो ये भी मानते हैं कि कौन सी बॉलें डिस्कस हुई, क्या डिस्कस हुई, पैसों की बात डिस्कस हुई। पर एंड में कहते हैं मगर ये सारी बातें दुरुस्त है, मगर वो 2 बॉलें जो हैं वो मैंने अपनी मेरिट पे खेली हैं। सिर्फ आखिरी बात से वो मुकरते हैं, बाकी सब बातें मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि मैं एंटी करप्शन के लेक्चर अटेंड करता रहा हूँ। ये भी मानते हैं कि एंटी करप्शन का लेक्चर सुनने के बाद मैं जाके बुकी से मिला और मैंने आगे किसी को रिपोर्ट नहीं किया और मैच खेला। और ये भी मानते हैं कि मैच के दौरान जब मैं फील्डिंग कर रहा था मेरे जहन में ये सवाल था कि हाँ मैं फिक्सर से मिला हूँ। तो वो सारी बातें तो बड़ी अच्छा, रोजे लेकिन रोशन की तरह आया है। इस वीडियो की कोई कानूनी हैसियत है? आप तो माशाल्लाह आपके वालिद तालिब रिजवी मरहूम भी एडुकेट रहे हैं, आप तो इस दश्त की सयाही में उम्र गुजार चुके हैं। आप समझते हैं कि वीडियो ऑडियो बयान की अदालत में कोई कानूनी हैसियत होती है? देखें, ये जो जिस कोड के तहत सारा कुछ हो रहा है जिस कोड के तहत ये सब कुछ चल रहा है उस कोड के अंदर ये जो ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एविडेंस है वो एप्लीकेबल नहीं है। कोर्ट के अपने रूल्स एप्लीकेबल हैं। अच्छा। और उस कोर्ट में इस तरह की चीजें प्रेजेंट की जा सकती हैं। और माइंड यू, इस वीडियो को शर्जील खान साहब डिनाई नहीं करते कि जो उनके वीडियो इंटरव्यूज है, ना वो दुबई के इंटरव्यू को डिनाई करते हैं, ना वो लाहौर के इंटरव्यू को डिनाई करते हैं। अच्छा। हाँ, वो आके सिर्फ ये जरूर कहते हैं कि जी मुझे इंटरव्यू में मेरे पे प्रेशर था। हाँ, ये सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि दबाव डाला गया क्या कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आजम की जानिब से? क्योंकि बाद जगह से हमारे पास भी इत्तलात आई कि अभी तो हमारा रवैया तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, भाइयों वाला है, बाद में हम तुमसे मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करेंगे। क्या ऐसी कोई बात थी तफज्जुल साहब? देखिए, कर्नल आजम साहब की जो जितनी भी उन्होंने इंटेरोगेशन की, इन्वेस्टिगेशन की है, वो अकॉर्डिंग टू द कोड की है। और मुझे नहीं कोई ऐसी बात नजर आई कि जिसमें कर्नल आजम साहब देखें, क्योंकि अगर कोई कर्नल आजम साहब ने इलीगैलिटी की होगी तो मैं भी उस इलीगैलिटी का हिस्सा नहीं बनूंगा कभी भी। अच्छा। मैं बेशक पीसीबी का वकील हूँ, बट मैं किसी ऐसी चीज में, किसी इलीगल चीज में किसी का वकील नहीं बनूंगा। अच्छा। आपने खुद ही मेंशन किया, ना सिर्फ मेरे वालिद वकील थे, मेरे दादा भी जज थे और मेरे परदादा भी वकील थे। अच्छा, तो दश्त की सयाही काफी लंबी है हमारी। चौथी पुश्त है वकालत की मद्दाही में। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया तफज्जुल रिजवी साहब, you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। और ब्रेक पर जाने से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जब सुनी, उससे पहले हमने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हो रहा है उसके हवाले से। तफज्जुल रिजवी एडुकेट साहब जो पीसीबी के कानूनी मुशीर थे वो हमारे साथ मौजूद थे, बदर आलम एडुकेट खालिद लतीफ़ के वकील और शहगान एजाज शर्जील खान के वकील हमारे साथ मौजूद थे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फुटबॉल की। पाकिस्तान की फुटबॉल जो है वो जवाल की तरफ गामजन है। 200 ममालिक में भी पाकिस्तान बिल्कुल 200 से बाहर निकल चुका है, लेकिन फुटबॉल के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है, क्योंकि गैर मुल्की फुटबॉलर लेजर फुटबॉल लीग जो कि ट्रंक वाला ग्रुप पाकिस्तान लेकर आ रहा है उसमें हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। रोनाल्डिनो एक बहुत बड़ा नाम ब्राज़ीलियन फुटबॉलर जो फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। पहले आपको एक टीजर दिखाते हैं। कल हम इस फुटबॉल पे पूरा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से स्टार खिलाड़ी, स्टार फुटबॉलर्स पाकिस्तान आ रहे हैं लेजर फुटबॉल लीग में हिस्सा लेने के लिए। 8 फुटबॉलर्स हैं और इनमें रोनाल्डिनो, जॉन टेरी, रॉबर्ट पियर्स, उसके अलावा निकोलस एनेल्का और जॉर्ज बोटेंग, डेविड जेम्स, उसके अलावा लुइस मॉर्टे, बहुत सारे ये टॉप के फुटबॉलर्स हैं। ये सब पाकिस्तान आ रहे हैं। कराची, लाहौर में इनके मैचेस होंगे और ऐसा शोडाउन है कि लोग इसके बड़ी शिद्दत और बड़ी बेचैनी से मुंतज़िर हैं। 8 जुलाई को कराची में और 9 जुलाई को ये मुकाबले जो हैं वो मुनक्किद होंगे लाहौर में। तो यकीनन फुटबॉल के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने फ़ुटबॉल के हवाले से पाकिस्तान के लिए कारहाय नुमाया सरअंजाम दी, लेकिन अब बड़ा दुख होता है क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की फ़ुटबॉल में जो कारकर्दगी है वो ज़वाल पजीर है। रैंकिंग में 200 से भी नीचे पाकिस्तान आ गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया में 208 या 209 ममालिक जो फ़ुटबॉल खेलते हैं उनमें पाकिस्तान उन आखिरी 5-6 ममालिक में शामिल है, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही मुश्किल और परेशान कुन सूरत हाल है। और फ़ुटबॉल के हवाले से पाकिस्तान में कई खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। उनमें से एक ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ संगलाख चट्टानों की सरजमीन बलूचिस्तान से है, चमन से है, और उन्होंने फ़ुटबॉल की दुनिया में पाकिस्तान का न सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि अपना नाम भी रोशन किया। ईसा खान पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान, इंटरनेशनल फुटबॉलर, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ बलूचिस्तान से मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईसा। वालेकुम सलाम।
ईसा, सबसे पहले ये बताइए कि 9 और 10 जुलाई को जो मैचेस होने जा रहे हैं फुटबॉल के, लेजर फुटबॉल लीग, और रोनाल्डिनो समेत तमाम दुनिया के टॉप के फुटबॉलर्स आ रहे हैं। एज अ फॉर्मर पाकिस्तान फुटबॉल कैप्टन, आप इसको किस निगाह से देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले मरतबा इतने बड़े लेजेंड से पाकिस्तान आ रही है और इससे पाकिस्तान को फुटबॉल में बहुत फरूख मिलेगा। इससे जो प्लेयर्स है ना, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि इतने बड़े स्टार के साथ वो इस मैच में जो है ना खेलेंगे, और शायकीन फुटबॉल को ये मौका मिलेगा कि उसको वो बराह रास्त जो है ना फील्ड में देखेगा। तो ये पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बहुत खुशाइन बात है, और इससे जो है ना ऐसे इकदाम से पाकिस्तान फुटबॉल में जो है ना एक इंकलाब आएगा, क्योंकि पहले इस तरह इकदाम नहीं हुए हैं और इतने बड़े स्टार पाकिस्तान में नहीं आए। तो ये पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा ईसा, 6 साइड है, आप समझते हैं ये ग्राउंड भी छोटा होगा, 6 साइड, इसमें फुटबॉल की असल रूह जो है वो नजर आएगी? मतलब लोगों के लिए अट्रैक्शन होगी 6 साइड फुटबॉल में? बिल्कुल, ये इस तरह जिस तरह क्रिकेट में T20 आ गया है, तो ये भी उसी तरह का एक जो है ना मतलब फुटबॉल की जो शौकीन है उसको ज्यादा गोल देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा जो है चांसेस मिलेगा, फील्ड छोटा होगा और प्लेयर हर जगह से जो है ना गोल पोस्ट पे जो है ना ट्राई करेगा। तो ये एक दिलचस्प गेम है और एक स्मॉल साइडेड गेम है जिसमें बहुत ज्यादा मजा होता है, और प्लेयर भी एंजॉय करता है और जो लोग देखने आते हैं वो भी एंजॉय करता है। तो मेरे ख्याल से शायकीन फुटबॉल को एक अच्छा मैच मिलेगा। अच्छा ईसा, आप पाकिस्तान से बाहर भी फुटबॉल खेलने के लिए गए हैं, लेजर लीग इंग्लैंड में होती है और बड़े पैमाने पर होती है, तो आप समझते हैं आइंदा आने वाले वक्त में ये लेजर फुटबॉल लीग पाकिस्तान में भी जो है मकबूलियत हासिल कर सकती है? बिल्कुल, अगर इसको जो है ना जिस तरह अभी ये स्टार्ट में जो है ना प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हर प्रोविंस में, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर वो थोड़ा फिर जो है ना ऐसा ऐसा इसको प्रोफेशनल तरीके से जो है ना इस चीज को लाया है और जो बड़े प्लेयर है उसको इन्वॉल्व करे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत कामयाब होगा। और जो ओवरऑल जो हमारा जो जनरल फुटबॉल है, जो बाकी फुटबॉल है, उसके लिए भी फायदा होगा, क्योंकि जहाँ भी शौक पैदा होगा, जहाँ भी जो है ना इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है ना जहाँ नहीं मिलता है वहाँ पे ये लोग पहुँच जाएंगे। तो इनका प्रोग्राम है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी लगा रहा है, ग्राउंड बना रहा है, तो मेरे ख्याल से इससे पाकिस्तान के फुटबॉल को बहुत ज्यादा फरोग मिलेगा। अच्छा, ट्रंक वाला ग्रुप लेकर आया है इस पूरी कोशिश को, इसको आप कैसे देखते हैं? महमूद ट्रंक वाला और उनके ग्रुप के लोग, और उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हुए, आप देखते हैं कि ये एक ऐसी कोशिश, ऐसी काविश है जिससे पाकिस्तान फुटबॉल को बूम मिल सकता है आइंदा आने वाले वक्त में? बिल्कुल, ट्रंक वाला जो फैमिली है ना, ये पहले मरतबा जो है ना पाकिस्तान फुटबॉल में जो है ना कि एक बिजनेसमैन जो है ना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि क्रिकेट में तो हर बंदा जा रहा था, तो पहले मरतबा इस फुटबॉल में भी आ गया। तो फुटबॉल उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा जब कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करे और फुटबॉल से पैसा नहीं कमाए। तो ये इक़दाम जो ट्रंक वाला ने लिया है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था इनके लिए, क्योंकि फुटबॉल पाकिस्तान में इतना ज्यादा मकबूल नहीं है पाकिस्तान में। तो इन लोगों ने ईसा की लाइन, हम गालिबन कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ईसा की लाइन ड्रॉप हो गई। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दोबारा कोशिश करेंगे मोहम्मद ईसा खान से कि उनकी लाइन जो है वो मिले, फुटबॉल पर वो बात करें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दोबारा बात करेंगे लेजर फुटबॉल लीग के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदेद कहता है। यकीनन एक बड़ी खुशाइन बात है और आप देखिएगा कि पाकिस्तान के टॉप के फुटबॉलर्स भी एक्शन में नजर आएंगे। 6 साइड टूर्नामेंट है, यंगस्टर्स बड़ा इन्वॉल्व हैं और जिस तरह से लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में लोगों ने अपनी अपनी टीमें रजिस्टर कराई हैं। ये लेजर लीग ऐसी है कि छुट्टी के दिन, हफ्ता इतवार के दिन लड़के खेलते हैं, छोटा सा ग्राउंड है, 6 साइड फुटबॉल है, इंटरेस्ट भी होता है, स्किल्स में भी इजाफा होता है। तो यकीनन पाकिस्तान के फुटबॉल के मुस्तकबिल के हवाले से अगर हम इसे कहें तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने
कई बड़े नामी गिरामी फुटबॉलर्स पैदा किए। एक ज़माना था कि लियारी पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का गढ़ कहलाता था और बड़े टॉप के फुटबॉलर्स पाकिस्तान के लिए खिदमात सर अंजाम देते रहे। एक ज़माना था 70 के अरसे में जब पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम का शुमार भी चंद एशिया की बेहतरीन टीमों में होता था। लेकिन अब क्या हुआ, किसकी नज़र खा गई, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। देखते हैं कि इस फुटबॉल की आमद से, यानी जिस तरीके से ये रोनाल्डिनो और उनके दीगर साथी आ रहे हैं और इन्होंने इसे नाम भी दिया है फ्रेंड्स ऑफ रोनाल्डिनो, और रोनाल्डिनो ने ईद पे भी मैसेज भेजा, ईद मुबारक का। रोनाल्डिनो बड़े एक्साइटेड हैं कि पाकिस्तान आए और उनके साथ जो फुटबॉलर्स आ रहे हैं वो भी दुनिया के सफ़े अव्वल के फुटबॉलर्स में शुमार होते थे। रोनाल्डिनो तो ब्राज़ील की फ़ुटबॉल टीम का हिस्सा रहे हैं रोनाल्डिनो, तो यकीनन बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब भी नौजवान बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं, यंगस्टर्स, कि हम रोनाल्डिनो से मिलें, इंटरनेशनल फुटबॉलर से मिलें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में क्रिकेट तो मकबूल है लेकिन फ़ुटबॉल का खेल पूरी दुनिया में मकबूल है। और पाकिस्तान में जब भी कभी इंग्लिश प्रीमियर लीग या कोई और स्पेनिश फुटबॉल लीग या कोई भी लीग का जो है वो मुकाबला होता है तो बहुत सारी तादाद में लोग रात गए जो है वो देखते हैं फुटबॉल के मैचेस और फिर डिस्कस करते हैं कि आज बार्सिलोना की टीम जीती, आज रियल मैड्रिड की टीम जीती, बायर्न म्यूनिख की टीम जीती, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो जितनी भी टॉप की जो फुटबॉल टीम्स हैं उनके हवाले से जब उनके मैचेस होते हैं और लोग टेलीविज़न पर लाइव देखते हैं तो यकीनन फिर उससे एक फ़र्क पड़ता है, उससे लोगों में एक जोश खरोश जज्बा जो है वो बढ़ता है। तो पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि ये जो है वो लेजर फुटबॉल लीग पाकिस्तान आ रही है। हमें जो इत्तलात हैं, हम कल तो इस पर प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो हमारे पास इत्तलात हैं कि इनके मैचेस जो हैं कराची में जो है वो हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम कराची में कराए जा रहे हैं। बाद लोग कहते हैं कि जी ऑस्ट्रो टर्फ ख़राब होगी, जबकि वो ऑस्ट्रो टर्फ के बारे में जब हमने मालूमात की तो पता ही चला कि इस ऑस्ट्रो टर्फ पर हॉकी और फुटबॉल के मैचेस हो सकते हैं। हॉकी के मैचेस जो खिलाड़ी जो जूते पहनकर खेलते हैं वो मैचेस होते हैं और फुटबॉल में भी आप स्टड्स नहीं पहन के खेलेंगे बल्कि क्रिमिट के जो शूज़ पहनकर खेलेंगे तो उससे ऑस्ट्रो टर्फ को नुकसान नहीं होगा। तो कराची में हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम में कराने का इरादा है और लाहौर में नेशनल हॉकी स्टेडियम में, आपको याद होगा 1990 के वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का जो फाइनल लाहौर में पाकिस्तान ने खेला था, अगरचे पाकिस्तान हार गया था लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग आए थे। तो वहाँ पर भी तवक्को यही है कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में। तो लाहौर और कराची में मैचेस हैं। ईसा खान जिनसे हमारी लाइन ड्रॉप हो गई थी वो दोबारा हमारे साथ हैं, हम उनसे एक आध सवाल और कर लेते हैं। ईसा, ये बताइए कि क्या आप भी एक्शन में नजर आएंगे लेजर फुटबॉल लीग में? इंशाल्लाह हम भी बिल्कुल पूरी तैयारी में और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं इसी मैच के लिए। अच्छा, और इंशाल्लाह जरूर एक्शन में आएंगे। और भी पाकिस्तान के कोई फुटबॉलर्स आपके साथ एक्शन में नजर आएंगे इस लेजर फुटबॉल लीग में? बिल्कुल, मेरे ख्याल से 12 से 14 प्लेयर जो है ना, कुछ वो प्लेयर है जो अभी लेजर लीग का हिस्सा है पाकिस्तान में, जो अभी खेल रहा है लेजर लीग में। कुछ प्लेयर उसमें से भी जो है ना सिलेक्शन हुआ है और इसी मैच में जो है ना एक्शन आएगा। कुछ जो हमारे एक्स प्लेयर है, कुछ जो करंट इंटरनेशनल प्लेयर है और सब जो है ना इंशाल्लाह इस मैच में नजर आएंगे। अच्छा ईसा, आपने 6 साइड लेजर लीग के मैचेस देखे हैं, एज अ फुटबॉलर आपकी क्या राय है? अगर मैं आपसे पूछूं, इंटरेस्टिंग है ये मैच, दिलचस्प होते हैं, वक्त कम होता है, ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई कम होती है, लोगों में जोश ज्यादा होता है? ये बिल्कुल, ये जो हमारे जितने भी बड़े कोचेज है वो हमारे ट्रेनिंग का जो है ना, ये जो स्मॉल साइडेड गेम्स है ये ट्रेनिंग का हिस्सा हमेशा होता है, क्योंकि ये कंडीशनिंग गेम है और प्लेयर के लिए बहुत जरूरी है। तो फास्ट गेम है, तो ये कोचेज हमेशा इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। तो मेरे ख्याल से इस मैच में भी जो है ना लोगों को इसलिए ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये ज्यादा तेज रफ्तार के साथ ये मैच चलता है, इसका टेम्पो बहुत ऊपर होता है। तो फिर इस तरह बड़े स्टार जिस तरह मतलब पूरी वर्ल्ड का मतलब एक लेजेंड आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी मैच है और लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलें ईसा, बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर आप मोहम्मद ईसा खान, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान, हमारे साथ मौजूद थे चमन से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये कोशिश, ये आज की काविश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल एक नए प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।